Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे. These sessions are special because in all the classes we just complete board exam questions which are coming in last 3 or 4 years or 5 years. We just complete all the questions. आज की शीट आप सबके पास पहुंच चुकी है. The date of today is 15/3/2021. ठीक है, आज 15 तारीख है और आज की शीट सभी बच्चों के पास आ गई है. आइए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं. एक एपी दी हुई है 27, 24, 21 डॉट 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 डॉट. कह रहा है इस एपी के अंदर विच टर्म इज 0. सबसे पहले ए लेट करते हैं 27. डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस. ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म विल बी 0. वो कह रहा है कि कौन सी टर्म 0 है, तो हम ये बताएंगे कि nth टर्म 0 है और nth टर्म का नाम होता है an. चलिए an का फॉर्मूला खोलते हैं. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0. ए की जगह लिखते हैं 27. n का आंसर मालूम नहीं है, डी की वैल्यू माइनस में है, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे और इक्वल 0. तो 27 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3n प्लस का 3 इक्वल 0. 27 में 3 प्लस करो, 30 माइनस 3n इक्वल 0. ये 3n इधर आकर प्लस का हो गया और n का आंसर हो गया 30/3 और n का आंसर 10 आ गया. क्या लिखेंगे, अभी तो n का आंसर 10 आया ना, क्या लिखेंगे, 10th टर्म विल बी 0. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. बताइए समझ में आया कि नहीं. उसने कहा कौन सी टर्म 0 होगी, आपने कहा nth टर्म 0 होगी. तो nth टर्म an को बोलते हैं. एक ही एड्रेस है, जो भी क्वेश्चन एपी में क्या होगा, सब nth टर्म होगा. an का फॉर्मूला लगाया, एओडी की ठीक ठीक वैल्यू पुट करिए, सही कैलकुलेशन से आप आंसर तक पहुंच गए. पूरी एपी में n ही एक ऐसा नंबर है जो कभी भी नेगेटिव या होल नंबर या फ्रैक्शन या डेसिमल या रूट में नहीं आ सकता. n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आपका आंसर आएगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी पेज पर. आपकी आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इक्वल रूट्स, तो 9x² प्लस का 6kx और प्लस के 4 और इक्वल 0. तो सबसे पहले इसको कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0. a की वैल्यू 9, b का आंसर 6k, c का आंसर 4. क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स. बताइए इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है. फॉर्मूला लगाते हैं b² माइनस 4ac और इक्वल 0. b की जगह लिखते हैं 6k, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर. a की जगह लिखते हैं 9 और c की जगह लिखते हैं 4. चलिए कितना हो गया, 36k² माइनस का 144 इक्वल 0. ठीक है, k² 36k², 144 को उधर ले जाते हैं, k² की वैल्यू हो गई 144/36. और जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस कितना, 12/6. तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2. ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. जब भी आप अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में ही करेंगे. देखिए 2 4 6 24 बिल्कुल ठीक आ रहा है. आप इसे 4 जा काट भी सकते थे और फिर 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 लिख सकते थे. ऐसे भी कर सकते थे. ये देखिए k² की वैल्यू 144/36 और ये कट के 4 आ गया, और जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2. ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक है, इक्वल रूट्स में हमेशा डी 0 के इक्वल होता है. तो ठीक से ABC छांटना है और फॉर्मूले को ध्यान से लिखना है. चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा. इसके लिए मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये देखिए, हमने कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन
शायद किया था। इसका नाम M, ये पॉइंट है N और इसका नाम है L और इस पॉइंट का नाम है P। ठीक है, चलिए सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम लिखते हैं Q और इस पॉइंट का नाम लिखते हैं T। पूरा PQ 28 दिया हुआ है और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। देखिए पैरामीटर का मीनिंग होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस किया जाए, PL प्लस LM प्लस PM। चलिए, देखा आपने, PL LM और PM तीनों को क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, पैरामीटर। अब जरा बीच वाली लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। LM के दो टुकड़े होते हैं, LN प्लस NM। ध्यान से देखो, LN प्लस NM और प्लस तीसरी लाइन कौन सी है, PM। देखो मैंने बीच वाली लाइन LM का टुकड़े कर दिए, LN प्लस NM। कौन बताएगा, PL प्लस, हाँ भाई कौन बताएगा, LN किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, LN इक्वल होगा LQ के, ये देखो। और NM किसके इक्वल होगा, MT के। ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। क्यों इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। आप चाहो तो ब्रैकेट में इसका यहाँ रीजन लिख सकते हो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। इसीलिए आपने L से दो टेंजेंट ड्रॉ है, देखो LN और LQ, तो आपने LN की जगह LQ डाल दिया और MN की जगह MT डाल दिया। चलिए, अब PL और LQ को प्लस करो, डायग्राम बताएगा क्या आएगा। PL में जब आप LQ प्लस करोगे तो पूरा नाम हो जाएगा PQ, और PM में जब आप MT प्लस करोगे, PM में MT, तो पूरा नाम हो जाएगा PT। ठीक है, और देखो PQ और PT भी तो आपस में इक्वल है। आप पूछोगे क्यों, देखो ध्यान से, PQ और PT ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, PQ और PT, इनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये देखिए, तो आपने PT को भी PQ लिख दिया। फिर से स्टेटमेंट आएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। चलिए, PQ प्लस PQ क्या हो गया, 2PQ हो गया। चलिए, कौन बताएगा PQ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। LM को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, LN की जगह LQ, MN की जगह MT, और इन दोनों को प्लस करके PQ और इन दोनों को प्लस करके PT। PT और PQ में भी एक रिलेशन है, टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो PQ 2PQ, PQ की वैल्यू, और ये आपका आंसर। चलिए, आज की शीट का फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से करते हैं। उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, एक AB लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर की तरफ B पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल बनाया और नीचे की तरफ बाद में एक्यूट एंगल बनाया। जो B पर आर्क लगाए, B1, B2, B3, B4 और B5 तक आप इस पर गए। फिर इसने आर्क लगाया, देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, तो आप 8th पॉइंट तक गए, A8। फिर इसने B5 को A8 से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जहां ये कटा उस पॉइंट का नाम C लिखा। अब जरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं, B1, B2 and A1, A2 with a marked equal distances, what ratio C divides AB। चलिए, पहले AB, C divides AB in the ratio। आ जाइए, ये देखिए AC रेशो CB। अब जरा A से C तक का पार्ट देखो, पहले आपको AC देखना है। देखिए AC नीचे कितने पार्ट तक जा रहा है, 8 पार्ट तक जा रहा है। पहले नाम AC आया तो AC का रेशो है 8। ये देखो 8वें आर्क पर जाके ज्वाइन हो रहा है, और कहाँ मिल रहा है, B पर। तो देखिए, अगर वो हमारे से BA का रेशो पूछता ना, तो पहले मैं B से C पर चलता, फिर C से A पर जाता। उसने A से B तक का रेशो पूछा, तो A से B में पहले ये वाला पार्ट 8 पार्ट कट गया, 8 रेशो। अब देखो आगे CB की तरफ चलो, तो B से B5 तक कितने रेशो कट गए, 5। तो आपका आंसर हो गया 8:5। ठीक है, तो C ने इस पूरी लाइन AB को 8:5 में डिवाइड कर दिया। A से C तक 8 पार्ट कटे हुए हैं, C से B तक ऊपर 5 पार्ट कटे हुए हैं।
तो पहले AC नाम आया तो नीचे के 8 देखेंगे, फिर ऐसे ऊपर 5। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जिसे हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। आइए फिर से करते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए लीप ईयर। चलो क्या लिखेंगे, 1 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। इन 366 डेज का क्या मतलब होता है, 364 प्लस 2 डेज, और 364 का मतलब होता है 52 इंटू 7। जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देख लो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और हर दिन पूरे साल में 364 दिनों में 52 बार आता है। ठीक, हम चाहते हैं कि 52 बार तो संडे आता ही आता है, हम चाहते हैं कि संडे 52 की बजाय 53 बार आए। अब 52 बार तो पक्का आ ही रहा है, हम चाहते हैं कि 53 बार आए। तो इन 2 दिनों में एक दिन संडे भी होना चाहिए, तभी तो 53 संडे होंगे। तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग 2 डेज में भी, ये बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं, ये बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे संडे हो सकते हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो इन बचे हुए 2 दिनों की 7 पॉसिबिलिटी हैं। अब इन 7 दिनों में देख लो संडे कौन सा दिन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में 53 संडेज। ठीक है, 52 बार तो पक्का हो ही गया, हम चाहते हैं कि एक और संडे आ जाए। तो ये बचे हुए 2 दिनों में एक संडे किसके साथ हो सकता है, मंडे के साथ भी हो सकता है, और सैटरडे के साथ भी हो सकता है। तो संडे के आने के 2 बार चांस है, और टोटल इवेंट इस 2 दिनों के लिए कितने हैं, 7। तो आपका आंसर हो गया 2/7। 366 में 364 प्लस 2 डेज, 364 में हर दिन, अगर संडे की जगह इस क्वेश्चन में कोई और भी नाम लिखा होगा ना, तो हर दिन इस पूरे साल में 52 बार आएगा। हम चाहते हैं कि 53 बार संडे आए। तो ये जो 2 दिन बच गए लीप ईयर के, इन 2 दिनों में संडे सैटरडे के साथ भी आ सकता है, ये रहा देखो, और मंडे के साथ भी आ सकता है। तो इस 7 दिनों में 2 बार संडे के आने के चांस है, तो आंसर हो गया 2/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू 60 डिग्री। ये देखिए, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, क्वेश्चन के अंदर ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी। 2 टेंजेंट एक दूसरे को 60 डिग्री पर इंक्लाइन करते हैं। तो बाहर एक P पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाते हैं। ये देखिए, दूसरा टेंजेंट यहाँ से बनाते हैं, इस पॉइंट का नाम A डाल देते हैं, इसका नाम B। और इन दोनों टेंजेंट के बीच में क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो 3 है। तो रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हैं, ये सर्किल का सेंटर है, और रेडियस 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि ईच टेंजेंट की लेंथ बताइए, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है। बताओ भाई, कैसे करोगे, सोच के देखो। 2 रेडियस दे रखे हैं, और 2 टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। कोई रास्ता आपके पास जिससे आप ये पता लगा सको कि टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे, O को ना P से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, O को P से ज्वाइन कर दिया। अब बताइए, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। ठीक है, और जब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, तो CP/CT से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा 60 है, तो ये 30-30 हो जाएगा CP/CT से। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल OAP, और दूसरे ट्राइंगल का नाम OBP। बताओ भाई क्या लिखेंगे, OA इक्वल है OB के, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल
एंगल ए इक्वल है एंगल किसके, बी के, ब्रैकेट में 90 डिग्री ईच। इसका रीजन बता दीजिए कि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, और ओपी लाइन दोनों में कॉमन हो गई, कॉमन साइड। सो एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेनियस ली, एक साइड ली। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के। इससे क्या हुआ, ये जो दो एंगल थे 1 और 2 ये आपस में बाई CPCT इक्वल हो गए। ठीक है, सो एंगल 1 और 2 जो आपस में इक्वल हो गए, पूरा एंगल 60 का है तो ये 30-30 का हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। इन ट्राइंगल OAP, अब देखो एंगल 1 के लिए सामने की लाइन OA परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, और नीचे AP लाइन बेस है अपॉन AP। बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्योंकि 90 के सामने OP तो हाइपोटेनियस है, तो एंगल 1 के नीचे की लाइन बेस हुई और सामने की लाइन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। और कौन सा एंगल लेंगे, एंगल 1 यानी कि 30 डिग्री। OA की वैल्यू पुट करेंगे 3 अपॉन AP, 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AP का आंसर आ गया 3√3। AP का आंसर आ गया क्वेश्चन के अंदर कितना, 3√3 सेंटीमीटर। उसने ईच टेंजेंट की लेंथ पूछी, तो क्या लिखेंगे आप, तो PA इक्वल PB, और दोनों का आंसर 3√3 सेंटीमीटर होगा। ब्रैकेट में स्टेटमेंट आ जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो पहले दोनों में कॉन्ग्रुएंसी और फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने AP का आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। साइन A प्लस कॉस B का आंसर 1 दिया हुआ है, और A की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, और कह रहा है कि B का आंसर बताइए। चलिए क्या करते हैं, A की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, कॉस B, साइन 30 का आंसर लिखते हैं 1/2 कॉस B। अब इस 1/2 को राइट साइड में ले आते हैं, माइनस के 1/2। जब 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब बताइए कौन बच्चा बताएगा कि 1/2 कॉस में कहाँ आता है, 1/2 कॉस में कॉस 60 पर आता है, कॉस कॉस छोड़ देंगे। बताइए B का आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो साइन A की जगह 30 पुट किया, वैल्यू पुट करी, उधर जाके माइनस किया, कॉस B कॉस 60 हो गया, क्योंकि 1/2 कॉस में कॉस 60 पर ही आता है, तो कॉस कॉस को काट के नहीं दिखाएंगे और लिखकर छोड़ देंगे। तो B की वैल्यू आपके पास कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं करते हैं, सामने ही आपके 8th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 14587 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। कह रहे हैं हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अब जरा सोचकर बताइए, यहाँ 5 अगर 4 बार है तो 2 भी 4 बार होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों की पावर सेम नहीं होगी नीचे जीरो कैसे बनेंगी, तभी तो हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 2 एक बार है और 5 4 बार है, तो मैक्सिमम पावर 5 की 4 है, तो 2 की भी 4 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए, ऊपर नीचे इसकी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 3 से क्यों, अरे भैया एक तो पहले से ही है, एक तो आपके पास पहले से ही है, 3 और चाहिए तभी तो 4 होंगे। तो 14587 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8। अब ये देखो 2 की पावर भी 4 हो गया, 5 की पावर भी 4 हो गया, तो 14587 इंटू 8, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। जब तक पावर सेम नहीं होती हम नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो पूरे नंबर से, कितना आता है देखो 14, ये 2 फालतू लगा दिया मैंने,
ये है 14587। और नीचे 10 की पावर कितना 4, तो 4 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा। ये आंसर हो गया 11.6696, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मैनी प्लेसेस, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 4 प्लेसेस पहले ये डेसिमल आएगा, और आपका ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ, 5 4 बार था तो 2 भी 4 बार होना चाहिए था, तो 3 2 की कमी थी, तो हमने 10 की पावर 4 बनाया। तो 10 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 0.4 प्लेसेस पहले ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, एपी में, इन एपी, पढ़िए क्या क्या दे रखा है। डी की वैल्यू -4 दी हुई है, एन का आंसर 7 दिया हुआ है, ए एन क्वेश्चन के अंदर 4 दिया हुआ है, और वो आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। आइए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो, ए एन की जगह 4, ए तो निकालना ही है, एन की जगह 7, डी की जगह ब्रैकेट में लिखते हैं -4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, लेकिन कैलकुलेशन भी तो सही होनी चाहिए। 7 में से 1 गया 6, मल्टीप्लाई माइनस का 4, चलो भाई प्लस माइनस माइनस 64, सॉरी 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इस 24 को उधर ले जाओ, इधर आकर 24 प्लस का हो गया। बताओ भाई ए का क्या आंसर आ गया, ए का आंसर 28 आ गया। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मालूम नहीं है, ए एन की जगह 4, एन की जगह 7, डी की जगह -4, आपकी कैलकुलेशन आपको सही आंसर तक ले जाएगी। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में कोई 1 नंबर का और कोई 2 नंबर का आता है, तो वो सब किए। आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए ना, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे और ये पता नहीं होगा कि किस कारण से क्या बात होती है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को कभी भी नहीं कर सकते। तो 1 1 और 2 2 नंबर के क्वेश्चंस करने के लिए फॉर्मूलों का लर्न होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से फॉर्मूले लर्न करें, जिससे हम लोग आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।